घर की लाडली बेटी स्वाति इसी साल अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और अच्छी नामी कंपनी में नौकरी भी ले लिया था। छोटा भाई राहुल अभी पढ़ाई कर रहा था। स्वाति के पिता भास्कर कॉलेज प्रोफेसर थे और माता कमला घरेलू महिला थी। भास्कर जी ने मुंबई शहर में जैसे तैसे अपना खुद का आशियाना खरीद लिया था और दोनों बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाई थी। स्वाति को घर सजाने का बहुत शौक था। आखिर राहुल से लड़ झगड़ कर उसने 2 बेडरूम में से एक बेडरूम अपने नाम कर लिया था। अपने बेडरूम में स्वाति किसी को घुसने नहीं देती और पहला बेडरूम माता पिताजी का था। माँ देखो ना, राहुल ने फिर से मेरे बेडरूम में घुसकर सब कुछ बिगाड़ दिया, आप उसे मना क्यों नहीं करती? अरे बेटी, वो बेडरूम तो तुम दोनों का था, फिर भी उसने तुमको पूरा अकेले दे दिया। अब कुछ सामान लेने आता होगा तो लेने दो ना, आखिर बेचारा हॉल में ही तो पड़ा रहता है। माँ, तुमको नहीं पता है कितना गंदगी करता है तुम्हारा बेटा, अच्छा है हॉल में ही रहता है। स्वाति ने अपना सुंदर सा बेडरूम बड़े ही ढंग से सजाया था। तरह तरह के गुलाब, वॉलपेपर, डेकोरेशन के ऐसी ऐसी चीज़ें जो इंसान देखता ही रह जाए। इतना मोह मत रखो बेटी, अब तुम कुछ ही दिनों में ससुराल चली जाओगी तो इसकी देखरेख कौन करेगा? आखिर राहुल को ही तो रहना है उसमें। अच्छा, तो यह घर अभी से मेरे लिए पराया हो गया? नहीं बेटी, मगर तुम इतनी मेहनत करती हो तो सोचती हूँ तुम्हारे जाने के बाद यह सब कौन करेगा? ना जाने कैसी लड़की इस घर में बहू बनकर आए। ससुराल सुनकर ही स्वाति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भास्कर जी कई रिश्ते देखे थे स्वाति के लिए, आखिर उन्हें एक लड़का पसंद आया जिसका नाम पंकज था। पंकज देखने में हैंडसम था, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। छोटा परिवार था। अच्छा रिश्ता मिलते ही भास्कर जी ने स्वाति की सगाई पंकज से कर दी थी और 6 महीने बाद स्वाति की शादी थी। स्वाति सोचने लगी, माँ सच ही तो कहती है, विवाह में अब दिन ही कितने रह गए हैं, और वो भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गई। उस दिन के बाद उसने भाई को टोकना छोड़ दिया। अब वो विवाह के बाद ही अपने घर को खुशबू और प्यार से सजाएगी। सोचते सोचते उसके होठों पर स्वतः सहज मुस्कुराहट उभर आई। 6 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दिल पर पत्थर रखकर भास्कर जी और कमला जी ने बेटी की विदाई की। विदाई के समय राहुल भी बहुत रोया था। 5 लाख दहेज के साथ स्वाति अपने ससुराल में आ गई, यानी अपने पति का घर आ गई। पति का घर उसका ही तो हुआ ना। 2 बेडरूम, हॉल, किचन वाला रो हाउस। छोटी ननद अभी पढ़ रही थी। कमाने वाले घर में अब 2 हो गए थे। आखिर पंकज को कमाने वाली पत्नी चाहिए ही थी और घर वालों को भी। स्वाति के ससुर जी रिटायर्ड हो चुके थे, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में थे, इसलिए सिर्फ रिटायरमेंट ही मिला था, जो कि उन्होंने बेटी की शादी के लिए रख दिया था। स्वाति को ससुराल में सब बहुत प्यार और सम्मान के साथ रखते थे, क्योंकि स्वाति सुंदर, शिक्षित और कमाऊ जो है, और बेटे को पसंद भी है। सास लगभग 57 वर्ष की थी, मगर स्वस्थ और चुस्त थी। स्वाति को बेटी बेटी कहते नहीं थकती और घर के सारे काम वे खुद ही करती और थोड़ा मोड़ा काम वो स्वाति से करवाती। वैसे घर में बर्तन और झाड़ू पोछा के लिए काम वाली लगवाई गई थी जब से बेटे की शादी की थी। सास यहाँ तक कि बेटे के साथ स्वाति का भी लंच पैक कर देती। स्वाति तो फूले ना समाती इतना अच्छा परिवार के रूप में सास, ससुर और ननद को पाकर। मगर स्वाति ने धीरे धीरे यह गौर किया कि परिवार में सभी की नज़र उसकी सैलरी पर थी। सास इतना सारा जो प्यार लुटा रही है, उसके बदले वो बहू की सैलरी की अपेक्षा कर रही है। पंकज उसकी सैलरी का पाई पाई हिसाब रखता। इस बात से स्वाति थोड़ी परेशान हुई। स्वाति को घर सजाने का शौक बचपन से ही था। यहाँ ससुराल में आते ही उसने पाया कि यहाँ सब कुछ उसके मन मुताबिक नहीं था। स्वाति ने ससुराल को अपने ढंग से ढालना चाहा। उसने इसकी शुरुआत भी कर दी। हर इतवार को वो बाजार निकल जाती अपने शौक को पूरा करने। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी चीज़ें खरीद कर घर की काया पलट कर रख दी।
आखिर उसने बचपन से ही माँ से सुना था कि अब अपने खुद के घर को सजाना, ससुराल जाकर अपने पति के घर को अपने तरीके से ढालना। स्वाति ने अपने बेडरूम में इंटीरियर करवाने और अपने बालकनी को सजाने की सोची, वो भी अपनी ही सैलरी से। स्वाति जानती थी कि पंकज उसके इस बात को कभी नहीं मानेंगे, फिर भी स्वाति ने इसकी चर्चा पंकज से की और सजाने की अनुमति मांगी। लेकिन उन्होंने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा, देखो स्वाति, इस काम में फालतू ही काफ़ी खर्च हो जाएगा। यह छोटी छोटी सजावट तो ठीक है, पर इंटीरियर करने की अनुमति मैं नहीं देता। पर क्यों, इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना है, सारा खर्चा मैं खुद ही उठा लूँगी और सारी जवाबदारी भी मेरी होगी। स्वाति ने आशा भरी निगाहों से पंकज निहारते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी घर खर्च ही खींचतान कर चल रहा है और अभी तो छोटी बहन की शादी भी करना है, तो यह फिजूल खर्चे अब मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। अभी कुछ समय के लिए यह विचार छोड़ दो। तुम अब पराई तो नहीं हो स्वाति, अपना पैसा अभी तुम बैंक में ही रखो, समय पर काम आएगा। पति की तंगदिली पर स्वाति सोच में पड़ गई। इस काम के लिए इतना भारी खर्च नहीं कर सकती। उसका मन एक बारगी बुझ सा गया, मगर अभी वो नहीं थी, अतः अपनी इच्छा को फिलहाल मन में ही दफन कर दिया। हंसी खुशी 1 साल बीत गए। स्वाति अब माँ बनने वाली थी। जैसे ही स्वाति को अपनी प्रेगनेंसी का पता चला तो स्वाति फूले ना समाई। जैसे स्वाति को बेसब्री से इसी का इंतजार था। होता भी क्यों नहीं, आखिर हर औरत का यह खुशनुमा पल होता है। स्वाति ने इसकी चर्चा अभी तक अपने मायके में नहीं की थी, क्योंकि स्वाति सबको सरप्राइज करने वाली थी। आखिर घर में दोगुनी खुशियां जो आने वाली थी। 10 दिन बाद ही राहुल की भी शादी थी। स्वाति 2 दिनों बाद मायके जाने वाली थी और पंकज शादी के 1 दिन पहले आने वाला था। स्वाति ने जब यह खबर मायके पहुंचते ही सुनाई तो जल्द ही बनने वाले नाना नानी मामा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर सारे रीति रिवाज पूरे हो जाने के बाद स्वाति पति के साथ ससुराल वापस आ गई। यहाँ सास ससुर ने भी कई जगहों पर ननद की शादी की बात चलाई थी। ननद की अब पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो आगे की परीक्षा की तैयारी में लग गई थी। तभी उसके लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया। पहले तो ननद ने अपना कैरियर बनाने से पहले विवाह से इनकार कर दिया, मगर फिर माँ पिता और भाई के दबाव पर अपनी स्वीकृति दे दी। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा खानदान तो पैसे भी खूब खर्चे होंगे। जो पैसा स्वाति ने दहेज में लाया था वो सब मिलाकर बड़ी धूमधाम से ननद सगाई की रस्म पूरी हुई और शीघ्र ही वर पक्ष की मांग के कारण विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गई। धीरे धीरे स्वाति का 3रा महीना शुरू हो गया। अब स्वाति थकी थकी सी रहने लगी। अपने गर्भावस्था में सुकून से जीना चाहती थी, क्योंकि ऑफिस के कामों का बहुत भार रहता है। इसलिए स्वाति ने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। शाम को जब स्वाति ऑफिस से आई तो उसने अपना फैसला पति को सुनाया। अरे, इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी? क्या मम्मी तुमसे घर का काम करवा रही है तो कहो, मैं मना करवा देता हूँ। पंकज ने एकटक कहा, नहीं नहीं, बात वो नहीं है। मैं इन लम्हों में स्ट्रेस नहीं लेना चाहती और तुम तो जानते ही हो कि जॉब पर काम का कितना स्ट्रेस होता है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, मगर आखिर मैं तुम्हें मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव तो मिलेगा ही और मैं भी पेरेंटल लीव ले लूँगा, तो क्या ज़रूरत है इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ने की। और मैं मम्मी से कह दूँगा कि तुमसे कोई काम ना करवाए। जैसे तैसे पंकज ने स्वाति को मना लिया अपनी जॉब ना छोड़ने के लिए। आज छुट्टी का दिन था। सबकी दिनचर्या भी छुट्टी के दिन देर से शुरू होती है, मगर प्रकृति प्रेमी स्वाति इस दिन जल्दी उठकर पास वाले गार्डन में सैर के लिए निकल जाती है। सुनहरी सुबह, खिली धूप, सुगंधित शीतल हवा, इठलाते लहराते पेड़ पौधे, घूम फिर कर जैसे ही वो घर आई, उसे सास ससुर और पति को बैठक में देखकर आश्चर्य हुआ। कुछ शब्द कानों में पड़े तो लगा ननद की शादी के ही चर्चे चल रही है।
सास ने उसे प्यार से चाय नाश्ता करवाया और दोपहर को स्वाति खाना तैयार करने के लिए कहा तो वो किचन में चली गई। छुट्टी के दिन वैसे तो शाम को अक्सर वो पति के साथ कभी फिल्म देखने तो कभी लंबी सैर पर बाहर चली जाती है, तो रात्रि भोजन भी बाहर हो जाता है और उसे थकान उतारने का समय मिल जाता है। आज भी वे बाहर तो गए, मगर पति की गंभीर मुद्रा देखकर स्वाति परेशान सी हो रही थी। घर आते ही स्वाति ने कारण पूछा, क्या बात है पंकज, आज इतने गंभीर क्यों हो? कोई समस्या हो तो मुझे भी बताओ, शायद कुछ मदद कर सकूं। स्वाति, तुम तो जानती ही हो कि बहन की शादी की तैयारियां चल रही है। आज सुबह उसी सिलसिले में माता पिता से चर्चा हुई। बड़े घर से रिश्ते जोड़ा है तो विवाह के लिए अच्छी खासी रकम भी जुटानी होगी। पिताजी ने अपना सारा पैसा बैंक में जमा करा दिया, जो कि पूरी नहीं पड़ रही है। अब गृहस्थी भी मेरी ही कमाई से किसी तरह चल रही है और घर का लोन भी मुझे ही भरना है। इस समय हमें तुमसे आर्थिक सहयोग की अपेक्षा है, मगर मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकती हूँ? तुम तो जानते ही हो कि जो कुछ मेरे पास था मैं तुम्हें सौंप चुकी हूँ। स्वाति, तुम अपनी नौकरी के आधार पर बैंक से लोन ले सकती हो। मेरे ऊपर पहले से ही होम लोन है। अगर मैं लोन लूँगा तो किस्तें चुकाने के लिए घर के खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, जो संभव नहीं है। यह तुम क्या कह रहे हो पंकज? मैं नौकरी आत्मनिर्भरता के लिए कर रही हूँ। लोन लेने के बाद तो लंबे समय तक किस्तें चुकानी पड़ेंगी। फिर जब हमारा परिवार बढ़ेगा तो मैं नौकरी छोड़ भी सकती हूँ, अतः मैं यह रिस्क नहीं ले सकती। बहन का विवाह उनकी नौकरी लगने के बाद भी किया जा सकता है और मेरे दहेज के दिए हुए पैसे भी तो शादी में ही लग रहे हैं। स्वाति ने गुस्से में कहा, मगर तुम्हारा भविष्य मुझसे जुड़ा हुआ है ना स्वाति, और मैं जब तक अपनी पारिवारिक जवाबदारियों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक परिवार आगे नहीं बढ़ाता। मगर तुम्हें ही इस बच्चे की बड़ी जल्दी थी, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। स्वाति अब समझ गई कि सुबह की बैठक में उससे रकम हथियाने के लिए भावनात्मक जाल बुना गया है, मगर उसने पंकज से इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी जो उसने अभी कहा। स्वाति ने दो टूक उत्तर दिया, यह क्या कह रहे हो तुम? होश में भी हो? तुम अपनी बहन का घर बसाने में हमें तो भूल ही गए। मैंने अब तक तुम्हारी हर बात मानी, मगर तुमने तो आज मेरे बच्चे को ही दांव पर लगा दिया। मुझे अपनी कमाई अपनी इच्छा से खर्च करने का पूरा अधिकार है और मैं इस अधिकार में किसी की सेंध नहीं लगाने दूंगी। विवाह से पहले तुमने ऐसी कोई शर्त भी नहीं रखी थी कि मेरी कमाई पर मेरा हक नहीं रहेगा। अगर मैं समझ सकती कि मुझसे दहेज इस रूप में हर बारी वसूला जाएगा तो मैं हरगिज तुमसे विवाह नहीं करती, स्वाति ने कहा। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी स्वाति। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो इस घर में तुम्हारे और उस बच्चे के लिए कोई जगह नहीं, कहते हुए पंकज कमरे से बाहर निकल गया। पंकज का जवाब सुनकर स्वाति जड़वत रह गई। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, दिल जोरों का धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। अपने बच्चे को सोचकर स्वाति ने हिम्मत से काम लेते हुए तुरंत टैक्सी के लिए फ़ोन करके अपने गहने कपड़े पैक किए और घर छोड़कर निकल पड़े। सास ससुर उसे जाते हुए देखते रहे, मगर उसे रोकने का प्रयास किसी ने नहीं किया। शायद वे सारा मामला भांप गए थे। आखिर यह सब उनकी मिली भगत का ही तो परिणाम था। बेटी को सामान के साथ टैक्सी से अकेले उतरते देखकर माँ पिता एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। स्वाति ने अंदर आकर उनको प्रणाम किया और सब एक साथ बैठक में आ गए। माँ पिता के पूछने पर उसने भारी गले से सारी दास्तान कहकर सुनाई। उन्होंने उसे तुरंत सांत्वना देते हुए कहा, बेटी दुख ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, यह घर तुम्हारा भी है। मगर स्वाति समझ गई थी कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, चाहे इस बात को माँ पिता को मजबूरी में ही कहना पड़ता होगा कि यह घर उनके लिए पराया है, क्योंकि उन्हें पति के घर जाना होता है और पति का घर, वो भी सारे त्याग तपस्या के बावजूद, उनका नहीं हो सकता। जब चाहे उन्हें प्रताड़ित और अपमानित करके बाहर कर दिया जाता है। स्वाति की भाभी सुंदर और नम्र व्यवहार वाली थी।
1 महीने बाद वहां से पंकज ने तलाक के कागजात भिजवा दिए। स्वाति ने उसी दिन ठान लिया कि वो इस बच्चे को खुद ही पालन पोषण करेगी। जैसे तैसे महीने गुजर गए। स्वाति ने अपनी नौकरी जारी रखी थी क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। आज स्वाति ने प्यारी से बेटी को जन्म दिया जिसका उसने नाम रखा अंकिता। स्वाति की भाभी और माँ स्वाति और अंकिता का खूब ख्याल रखती थी। इन्हीं की प्यार की वजह से स्वाति ने डिलीवरी के बाद फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। स्वाति नियति के स्वीकार करते हुए मन ही मन सबसे पहले किसी सोसाइटी में अपना घर खरीदने का संकल्प लिया। अपना घर जहां सुनहरी सुबह और सुरमई शाम का एक टुकड़ा सिर्फ उसका होगा। ऑफिस जाना शुरू करते ही वो अपने घर के आसपास ही एक सोसाइटी में अपना घर बुक करने के लिए बैंक से लोन लेने की कवायद में जुट गई और अच्छी नौकरी के आधार पर उसका लोन शीघ्र ही स्वीकृत भी हो गया और उसने एक बेडरूम हॉल किचन वाला रो हाउस खरीदने के बाद ही चैन की सांस ली। आज स्वाति अपने खुद के घर में शिफ्ट हो गई। बेटी अंकिता भी धीरे धीरे 6 महीने की हो गई। स्वाति के ऑफिस जाने के बाद अंकिता किसी पर बोझ ना बनने इसका भी इंतजाम स्वाति ने कर रखा था। उसने फुल टाइम मैड रख ली थी जो घर का पूरा देखभाल करती। चूंकि स्वाति का परिवार भी बगल की सोसाइटी में था तो रोज कमला जी और भास्कर जी आ जाते थे अंकिता को संभालने। दिन रात दोनों को एक ही बात की चिंता सताती कि कैसे भी बेटी का घर फिर से बच जाए। आज स्वाति की कंपनी की किसी बड़ी कंपनी के सीनियर के साथ मीटिंग था। जैसे ही स्वाति ने अरविंद को उस मीटिंग में देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। यह तो वही अरविंद है जो स्वाति के साथ कॉलेज में पढ़ता था और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बाहर चला गया था। अरविंद तुम? हाँ। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों पास के कैफे में गए बात करने। तुम यहाँ कैसे? इस कंपनी में एम्प्लॉय हो? हाँ। अरविंद तुम कैसे हो? कब आए और कभी संपर्क क्यों नहीं किया? हाँ, काफ़ी लंबे अरसे से हमारी बातचीत नहीं हुई। बताओ कैसी गुजर रही है तुम्हारी ज़िंदगी? पंकज कैसा है? तुम्हें कैसे पता चला उसका नाम? मैडम भूल गई राशि को। उसने मुझे बताया था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। कब मिलवा रही हो पंकज से? कुछ देर शांत रहने के बाद स्वाति ने कहा, अरविंद मेरा पंकज से तलाक हो चुका है और उसने सारी बात बता दी। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ स्वाति। अब क्या करने का इरादा है? स्वाति ने बात काटते हुए कहा, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। तुम्हारी शादी हुई? कितने बच्चे हैं? मैंने अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि जिसको मैं चाहता था उसकी तो शादी हो गई थी और ऊपर वाले का कर्म देखो, आज वो मेरे सामने बैठी है। क्या? यह क्या कह रहे हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं अंकिता को एक पिता का सहारा देना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों तक सोचने के बाद और सबकी राय लेने के बाद आज स्वाति ने अरविंद को हाँ कह दिया। इस बात से अरविंद के माता पिताजी और बड़ी बहन बहुत खुश थे कि आखिर उनका बेटा शादी के लिए राजी हुआ। अरविंद और स्वाति की शादी हो गई। अरविंद ने अपनी दीदी के बारे में स्वाति से बताया कि जीजाजी सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। उनकी दीदी सिर्फ 32 साल की ही थी। घर वालों के कहने पर उन्होंने इस शादी के लिए हामी भरी थी। मामा ने यह रिश्ता बताया है। लड़का इंजीनियर है, खाते पीते घर का है और तलाकशुदा है। बच्चे नहीं हैं। उसकी पहली पत्नी किसी पैसे वाले के चक्कर में थी और उसी के साथ चली गई। सबको यह रिश्ता पसंद आया तो अगले हफ्ते दीदी की सगाई है। देखो, सारी तैयारियां तुम्हें ही देखना है। आखिर इस घर की नई नवेली बहू जो हो। आज दीदी की सगाई थी। सिर्फ घर के ही लोग थे। तभी लड़के वालों ने घंटी का बटन दबा दिया। तुरंत द्वार खोलकर सबको अंदर आमंत्रित किया गया और सबको जलपान करवाया गया। तभी अरविंद के माताजी ने बेटे और बहू को साथ में बुलवाया। अरविंद का हाथ थामे हुए स्वाति ने मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश किया, मगर स्वाति पर नज़र पड़ते ही पंकज की दशा ऐसी हो गई जैसे सैकड़ों बिच्छुओं ने उसे एक साथ डस लिया हो। उसके पसीने छूटने लगे। अरविंद की माता ने बहू का परिचय करवाते हुए कहा, पंकज बेटा, यह है मेरी प्यारी बहू स्वाति। तभी स्वाति ने कहा, रुको मम्मी जी,
मैं इनका परिचय करवाती हूँ। ये है मिस्टर पंकज, मेरे पूर्व पति, और मैं इनकी वही पत्नी हूँ जिन्हें छोड़कर मैं किसी पैसे वाले के साथ भाग गई थी। स्वाति की बातें सुनकर सबका सारा ब्रह्मांड घूमता हुआ नजर आने लगा। इसी बीच अरविंद की बहन ने कहा, हाँ रे लोभी पुरुष, तुम्हारी स्वार्थी सोच के आगे सारे महिला विमर्श। फिर सहसा चीख पड़ी, मैं तुम्हारे साथ हूँ भाभी, कहकर उसने बहते हुए आंसुओं को रोकने का प्रयास करते हुए कहा, धोखेबाज कहीं का, निकल मेरे घर से। और बारी बारी से जब सब निकल गए तब उसने जोर से दरवाज़ा बंद किया और जोर से स्वाति के गले लग गई। दोस्तों, लालच एक ऐसी वाला है जिसके चक्कर में जो फंसा वो कभी उबर नहीं पाया। वही लालच की वजह से आज पंकज कहीं का ना रहा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।